जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे लिए बहुत आदर की बात है कि मैं एक ऐसी हस्ती के साथ गुफ्तगू में होऊंगा जो तारुफ की कोई मोहताज नहीं है। ख़ास तौर से फील्ड ऑफ एजुकेशन में इनने बहुत नाम कमाया है। इनका सफ़र शुरू होता है बिहार के ज़िले पटना से। इनके पास आपको बताऊं दोस्तों, ये एक ऐसी प्रेरणा है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इनके परिवार में उस टाइम पे पैसे नहीं थे। इनकी माँ ने अपने कंगन बेच के इनको दिल्ली भेजा। यहाँ पे करोड़ीमल कॉलेज से यहाँ पर एमए किया इन्होंने। उसके बाद जेएनयू गए, जेएनयू से एमफिल करा इन्होंने। ये बाद में इन्होंने 10 साल कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद फिर ये केएमसी करोड़ीमल कॉलेज में बाद में प्रिंसिपल बनकर आए, जहाँ पे 18 साल प्रिंसिपल रहे। ये 18 साल समझिए आप। यानी कि जब आप प्रिंसिपल थे, आपके सामने कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, वो भी जब कॉलेज में दाखिल लेता है, आप प्रिंसिपल थे वहाँ पे। इन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखे हैं, बहुत ऊंच नीच देखी है। ये इनके तारुफ में अगर मैं बोलूँ बहुत कुछ तो आई विल नॉट बी डूइंग जस्टिस, मगर फिर कुछ चंद एक बातें हैं। ख़ास तौर से महर्षि यूनिवर्सिटी की मैं बात ज़रूर, आई डोंट वांट टू मिस दैट, क्योंकि मुझे वो खुद वहाँ पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का ग्रुप कैप्टन प्रोफेसर शर्मा सर ने ऑफर किया था। ही वॉज बोर्ड ऑफ एडवाइज़र टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये एडवाइज़र रह चुके हैं महर्षि यूनिवर्सिटी से। आइए बात करते हैं डॉक्टर भीम सिंह सर से। सर जय हिंद और शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर मेजर साह, आपको सलाम। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की, मेरी जो देश की रीढ़ की हड्डी है भारतीय सेना, सबको सलाम आपके माध्यम से। आज देश का इतना मस्तक ऊंचा उठा है। अभी अभी जो आप लोगों ने, सेना ने जो पाकिस्तान को रौंदा है, उनके घर अंदर ढूंढ करके, और जो बदला लिया है अंडर सिंदूर ऑपरेशन के तहत में, पूरा देश आपके थ्रू हम नतमस्तक हैं। सलाम आपको। शुक्रिया साहब। हमको फ़ख्र है हमारी सेना पे, हमारी फ़ौज पे। इतने बहादुर फ़ौजी हैं जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं हमारे देशवासियों की हिफाजत करने के लिए। और वहीं से ही देखिए आपका संघर्ष, आपने एजुकेशन फील्ड में इतना कंट्रीब्यूट किया है सर। आपके सफ़र की बात करते हैं सर। आप जब पटना से जब दिल्ली आए तो आपको कैसा लगा सर? वॉज इट अ कल्चर शॉक कि आप अचानक से आप पटना से दिल्ली आ रहे हैं और इतनी कुर्बानियाँ आपकी मदर ने दी हैं? साहब अचानक नहीं आया, मुझे मजबूर किया गया पटना छोड़ने के लिए हमारे प्रोफेसरों के द्वारा। 66 की बात है। 66 से 71 तक मैं पटना यूनिवर्सिटी में मैं BA ऑनर्स कर रहा था, हिस्ट्री से कर रहा था। और वहाँ मुझे इतना शौक़ लगा, जब मैं पहला क्लास, मैंने जो गांव से स्कूल करके जब मैं पटना पढ़ने आया, स्कूल करने के बाद जब मेरा पहला क्लास था, मेरा इनकाउंटर हुआ प्रोफेसर से, DN झा से। वामपंथी इतिहासकार थे, पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी का उनसे भरा हुआ था। इनकाउंटर था पहला क्लास। ही सेज हिंदूज आर बास्टर्ड्स। अरे फर्स्ट क्लास। अरे एक गांव से आकर के, अरे सो गांव में हम थे तो एक्शन लिया नहीं गया? सुनिए सर, तो गांव से आकर के तो बास्टर्ड क्या होता है हमको पता नहीं चला। हम लोग हिंदी में हमारी पढ़ाई हिंदी में हुई थी। हम लोग तो 5वीं क्लास के बाद यूनिवर्सिटी पढ़ना सीखना शुरू किए। तो हमने पूछा अपने क्लास, अपने बगल के बच्चे से कि भाई ये बास्टर्ड क्या होता है? तो बोलता है दोगला। तो मैं फड़फड़ा गया, हाउ कैन यू से हिंदूज आर बास्टर्ड्स? तब तो क्लास खत्म हो गया। बट मेरा खून तो खोल गया। मैं गांव से आया था। इट वॉज माई फर्स्ट लेक्चर बाय DN झा, हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास, एंसेंट हिस्ट्री का। सेकेंड क्लास, सेकेंड डे, हिंदू गाय का मांस खाते थे, ऋग्वेद में लिखा है। अब हमने सोचा कि यार हम यही पढ़ने आए हैं क्या? गांव से चलकर BA करने आए हैं पटना यूनिवर्सिटी में यही सुनने के लिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया था, सुनाया था कहानियाँ धर्म की, संस्कार की, सनातन की, इसमें ये सब नहीं था। और इसका पूरा था उलट ये
तो बड़ा मेरा उससे बहस शुरू हो गया। और ये पीरियड में फिर हैवीली 3 साल तक मुझे वहाँ तंग किया गया। मुझे ऑनर्स में दे ट्राइड कि मुझे वहाँ से डिजोनर किया जाए। मैं माँ के पास गया, रोया गाया कि मुझे पटना भेज हटा दो, पटना से मुझे फेल कर देगा ये लोग। ये बात है। माँ ने अपनी गिरवी गांव में किस गई, मैं जाऊँ दिल्ली पढ़ने। तो मैं मजबूरी बस में दिल्ली पढ़ने आया, इतिहास एमए करने के लिए। पटना से मुझे मालूम था ये लोग मुझे फेल कर देगा। लेकिन यदि यहाँ पर मैं आपकी बता दूं कि जब पटना से यहाँ पढ़ने आया तो साथ साथ ये सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए। मैं भाग कर आया कि दिल्ली से एमए करेंगे, नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे। ऐसी नियति का खेल था, डेस्टिनी थी कि सारे लोग, आर्य शर्मा, डीएन झा, जो पूरा जो ब्लॉक था स्टूडेंट्स का पटना यूनिवर्सिटी का, सब के सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए। अच्छा, सारा लेफ्टिस्ट डिपार्टमेंट यहाँ आ गया। दिन में क्या होता है, यहाँ भी वहाँ से भाग कर यहाँ आया, यहाँ भी। सर बट कहते हैं जो होता है तो अच्छे के लिए होता है, तो आपका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया, क्रोडीमल कॉलेज, जहाँ से अमिताभ बच्चन साहब जैसे कि दिग्गज लोग यहाँ से निकले हैं। वो आपसे मेरे ख्याल से 3 साल सीनियर थे मेरे ख्याल से हॉबी हॉस्टल में से। और सर केएमसी खासतौर से प्लेयर सोसाइटी जो थिएटर के लिए बहुत मानी जाती है, आपका कुछ राब्ता हुआ उनके साथ थिएटर में या कुछ? थिएटर में मैं भी बहुत एक्टिव था। अच्छा, अपने एमए डेज में मैं बहुत एक्टिव था, लेकिन मेरे प्रायोरिटी में नहीं था। मेरे प्रायोरिटी में था नौकरी करना है। घर में चूंकि मिडिल क्लास के लोग थे, माँ ने वही आपने बताया आपने, तो था नौकरी करना, आईएएस करना है, कुछ करना है। तो थिएटर में रुचि बहुत थी। लेकिन अब सतीश कौशिक, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। वो थिएटर में थे, उनका भी डेथ हुआ, मेरे छोटे भाई जैसे थे। वो बहुत लोग थिएटर में थे। शक्ति कपूर भी हमारे केएम कॉलेज के थिएटर ग्रुप से ही थे। सारे लोग। हम तो अब पढ़ाई तो करनी थी, थिएटर मुझे करना नहीं था। अमिताभ बच्चन को इन्होंने थिएटर किया, वहाँ से लोग काफ़ी लोग अच्छा किए लोग, तो उनका कैरियर बनाओ। उनके लिए कैरियर था, मेरे लिए कैरियर दूसरा होना था, जिसकी मैं खोज में पटना से भागकर दिल्ली आया था। अच्छा सर, उसके बाद फिर आप केएमसी के बाद आप जेएनयू गए, और जेएनयू का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो आपका जब दाखिला हुआ जेएनयू में एमफिल करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आप जेएनयू का आपका तजुर्बा कैसा रहा था उस टाइम पे? तो जेएनयू में इसलिए जाना पड़ा, एक तो कि इट वाज एकेडमिक एक्सेलेंस की सीट थी वो, तब ऐसे ही उसका पोजीशन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था हायर एजुकेशन के लिए। नई नई जेएनयू यूनिवर्सिटी बनी थी, और मेरा चूँकि फिर वही मामला आ गया था, पटना वाले सारे लोग यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आ गए थे, मुझे इनसे मुक्ति लेनी ही थी। तो मैं चला गया जेएनयू, अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, रिटन टेस्ट हुआ, और मुझे बिहार गवर्नमेंट का फेलोशिप मिल गया 300 रुपये का। 300 रुपये का मुझे फेलोशिप मिला। उन दिनों में 300 रुपये भी बहुत था। यूजीसी का फेलोशिप का अमाउंट था 600 रुपये या 500 रुपये। स्टेट फेलोशिप था ये, तो ये मेरा 300 रुपये के लिए मैं बड़ा खुश था। हमारा जो स्कूल था वो था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान। वहाँ मैंने एडमिशन लिया साउथ ईस्टर्न डिवीजन में। जेएनयू में अक्सर आंदोलन होते हैं या कुछ होता है, वो एक रिवाज रह चुका है कि जेएनयू में कि सरकार कोई सी भी हो, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने आते हैं, तकरीर। तो आपका कभी ऐसा कोई प्रदर्शन में आपने हिस्सा लिए कभी? खूब लिए। अच्छा, खूब लिए, क्योंकि मैं तो इसी का मारा था। मैं पटना से भाग कर जब यहाँ आया, वही वामपंथी विचारधारा से मेरी कुछ हो, और जब यहाँ आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, फिर जेएनयू में गया तो वहाँ का पूरा माहौल ही वामपंथी सोच की थी। वामपंथी सोच अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनलिज्म। बिल्कुल, नेशन फर्स्ट। और हम लोग तो गांव से पढ़ के आए थे, तो सनातन धर्म सब कुछ खून में, माँ ने गोद में जब पैदा हुए थे तब से सिखाया गया था, कहानियाँ बाप के द्वारा। तो वहाँ से हम वहाँ गए, और वहाँ जब देखा कि माहौल पूरा का पूरा वामपंथ सोच की सोना का माहौल बना हुआ है, तो हम लोगों ने वहाँ, कुछ लोगों ने, जो लोग राष्ट्रवादी थे, जो लिबरल थे, जिनको ये नहीं गवारा था कि हर चीज़ पर देश को नकारो, प्रशासन को गालियाँ दो, गवर्नमेंट को गालियाँ दो,
तो हम लोगों ने एक मंच बनाया फ्री थिंकर्स का। तमाम ये लोग जो राष्ट्रवादी सोच के थे, जो वामपंथी सोच से उनका कोई, और है क्या मेजर साहब कि उनमें संशक्ति बहुत कम थी। क्रिटिसिज्म आलोचना वो बर्दाश्त नहीं करते थे वामपंथ वाले, आज भी नहीं करते हैं। तो फ्री थिंकर्स बना, उसमें अभी आज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, ये भी उसमें लीडिंग रोल में थे फ्री थिंकर्स में। वहाँ प्रोफेसर रहे जेएनयू में, योगेश शर्मा रहे, हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, आसिफ इब्राहिम रहे, आनंद कुमार जी, जो आनंद कुमार बीएचयू से आए थे। हम सबों ने मिलकर के फ्री थिंकर्स बनाया, और फ्री थिंकर्स में वो तमाम लोग थे, हर तरह के लोग थे। मैक्सिमम लोग समाजवादी सोच वाले थे, कांग्रेस वाले भी थे, लेकिन वहाँ चलती थी सिर्फ वामपंथी विचार की ही, क्योंकि सारे के सारे फैकल्टी में वही लोग थे, छात्र संघ उन्हीं के द्वारा चुनकाता था। तो इसीलिए हम लोग खूब लड़े। सीताराम येचुरी हमें जूनियर थे, और प्रकाश करात हमारे एक साथ सीनियर थे इन द सेम स्कूल। ये सब लोग सीपीएम से जुड़े एक बड़ी है एसएफआई, ये लोग एसएफआई के थे, जो लोग एआई से के थे, सीपीआई के थे, सब लोग उसमें ट्रोट्स्काइट्स भी थे। हर तरह के वामपंथी विचारधारा के लोग इकट्ठे होते थे चुनाव में, और हम लोग फ्री थिंकर्स रूपों से लड़ते थे। और ऐसा हुआ कि 74 में हम जीते, फ्री थिंकर्स ने जीत हासिल की यूनियन में, और अब हम लोगों ने अपनी हाजिरी वहाँ उपस्थित दर्ज कराई। जी सर जी। संघर्ष करके वैचारिक लेवल पर वहाँ पर जो कल्चर था वो गजब का था, चाहे जो भी कमियाँ रही हों। लेकिन डिनर के बाद में जेएनयू के हॉस्टलों में, चाहे कावेरी हो, गोदावरी हो, पेरियार हो, गंगा हो, डिनर के बाद में होता था, बहस होती थी, विवाद होते थे, डिस्कशन होते थे, रात में चलता था होल नाइट। लेकिन बड़ी टॉलरेंस आपस में बातचीत करने का, ही नहीं कि कोई नहीं, एक आदर्श स्थिति थी जहां आप बहस कर सकते थे, अपने विचार को रख सकते थे, लेकिन डोमिनेंस था वामपंथियों का ही। सर मैंने एक वाक़या सुना था कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो वो एक बार वो जेएनयू आए थे। तो जेएनयू का रिवाज रहा है कि प्रोटेस्ट करने का, प्रधानमंत्री कोई भी हो, तो कहीं सरकार किसी की भी हो, तो वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ विवाद था कुछ लेकर, तो उनके बॉडीगार्ड्स ने उनको हटाया। तो प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि नहीं इनको प्रोटेस्ट करने दो, इनका डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करने का। सो अब प्रोटेस्ट हम जब देखते हैं तो ठीक है, प्रोटेस्ट आप करिए, कोई बात नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट, साइलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। कई बार प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाती हैं, हमने अक्सर देखा है कि पत्थरबाजी में या कानून को हाथ में ले लेके या तोड़ फोड़ या वैंडलिज्म में हो जाती हैं। सर प्रोटेस्ट पर से को लेके आपका क्या ख्याल है? देखिए, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। अच्छा, हम लोग वर्ल्ड का, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, दैट इज विपक्ष का होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, लेकिन इसकी भी मर्यादाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशन क्या है कि यदि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, तो भाषा की भाषा संयमित होना चाहिए, आपकी लड़ाई फैक्ट्स पे होना चाहिए, न कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहा है और कांग्रेस का है या भाजपा का है तो गाली दो, और यदि पुलिस ने आपको गाली देने से मना किया तो पत्थरबाजी कर दो। ये कल्चर, ये कल्ट जेएनयू का जो शुरू से रहा, ये इसलिए जेएनयू आज लोगों के दिमाग से जेएनयू का जो इमेज बनी है, छवि अच्छी नहीं बनी है। यही कारण है। प्रोटेस्ट करो, तरीके से करो, शालीनता हो, मर्यादाएं हो, शब्दों का जो चयन हो, जो नारेबाजी हो, वो ढंग से हो, गाली गलौज तो नहीं होनी चाहिए ना, जो जेएनयू का कल्चर ही रहा है शुरू से ही। सर हमारा संविधान आर्टिकल 19 के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देता है, मानता हूँ मैं, मगर आर्टिकल 19(1)(a) भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अच्छी बात है, इज्जत करते हैं, आपको लिबर्टी दे रहा है, लाइसेंसिंग दे रहा है। yes. तो अक्सर हम देखते भी हैं कि वेब सीरीज में, क्योंकि सेंसरशिप होती नहीं है, कि वेब सीरीज में कुछ विपत्तिजनक, तो जहाँ तक मेरा निजी तौर पे मेरा विचार है कि
राष्ट्र की भावनाओं को, किसी की भावनाओं को निजी तौर पे, रिलीजन पे या कुछ भी ठेस ना पहुंचे, आप दिखाइए, कोई बात नहीं, ठेस ना पहुंचे जब तक। तो आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर से? देखो, अब आपने बहुत सही कहा। मेरा ये सोच शुरू से हम लोगों का, बल्कि हम लोग तो गुस्से में होते थे कि इनको इतनी फ्रीडम लाइसेंस दिया क्यों जा रहा है। अच्छा, इतना लाइसेंस देने की क्या मजबूरी है कि हर बात में पथराओ, हर बात में हर चीज जो एंटी नेशनल हो उसको तुम इतना ना प्रोमिनेंटली उसको तुम आगे बढ़ा करके, कंपनी क्या मजबूरी है। लेकिन ये अपनी ताकत है, ये अपनी नेताओं की, जो भी सत्ता में रहा है उनकी सोच थी कि चलो ठीक है, छात्र हैं, आंदोलित हैं, चाहे जो भी इशू रहा हो, उन्होंने उनको पूरा उनको ओपन स्पेस दिया कि अपने को प्रकट करो, और उसी का बेनिफिट उठाया जेएनयू के हमारे जितने जो इस तरह के जो लोग थे। और इतनी बात यहाँ तक चली गई कि अंत तक ये बेकाबू हो गए। आज जेएनयू स्थिति एकदम दूसरी है, जेएनयू बदल चुका है। अब आखिर देश भी तो बदला है ना, देश भी तो बहुत बदला। 14 के बाद जब से मोदी जी आए, देश तो काफी बदला। पहले क्या था, जेएनयू क्यों बनाया गया, जेएनयू 69 में क्यों आया? इनको लगा वामपंथी लोगों को कि तो हमारी मोनोपोली, हमारा दिस इज माय स्टेट, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हुआ, और उनकी सुविधाएं जो दी गई एट द कॉस्ट ऑफ आम जो विद्यार्थी था देश का, इनको फ्री खाना, फ्री रहना, इतने पैम्पर्ड किया गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब जेएनयू बना। हम तो उसके हिस्सा रहे हैं, हमने सब आंखों से देखा है, हम बहुत एक्टिवली रोल प्ले किए हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन। और भी जगह तो यूनिवर्सिटी हैं, बच्चे हैं, वहाँ फ्री खाना क्यों मिलेगा, फ्री हॉस्टल क्यों मिलेगा? लेकिन पैम्पर्ड किया गया। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नाम से बना था, वहाँ पर सोशलिज्म, सेकुलरिज्म सब ठीक है, लेकिन सबों की सब रिलेटिव है, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। सोशलिज्म अच्छी बात है। ये जो दो चीजें हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, भारतीय संविधान, मूल संविधान में नहीं था। जो मूल संविधान में, ये तो नेहरू जी के आने के बाद में संविधान में जोड़ा गया, सोशलिज्म भी और सेकुलरिज्म भी, अच्छी बात है। लेकिन इसका मिसयूज और डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इसको हर जगह आप करोगे तो एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन होगा। और क्या होगा, जो झेला हम लोगों ने। करेक्ट सर, करेक्ट, राइट सर। अभी देखिए, उसके बाद आप जब केएमसी में आप 18 साल प्रिंसिपल रहे जी, तो आपने 18 साल में मैंने ज्वाइन, जब आपने कॉलेज छोड़ा 18 साल के बाद, आपके दौर में बदलाव क्या क्या हुए और आपने क्या बदलाव देखे 18 साल में वहाँ पर? चूँकि मैंने एमए की पढ़ाई की थी केएम कॉलेज से ही, और चूँकि मैं हॉस्टल में ही था, तो मुझे मालूम था कि केएम कॉलेज को क्या क्या चाहिए। केएम कॉलेज को चाहिए मीन्स कि केएम कॉलेज के बच्चों को, हॉस्टलर्स को, टीचर्स को, कर्मचारियों को, एक प्रिंसिपल को क्या क्या प्रोवाइड करना है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये मैंने, आई वाज सो लकी फॉर्चुनेट कि वहाँ मैं पढ़ा था, तो मुझे मालूम था कि केएम कॉलेज क्या चाहता है अपने प्रिंसिपल से। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है सर, एक अलुमनाई जब बहुत जाता फर्क पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल बनने में कितनी बाधाएं डाली गई, वामपंथ के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ड्यूटी था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो शिक्षक संघ था, डूटा था, वो हेवीली लोडेड बाय द वामपंथी लोग ही चलाते थे। सारा का सारा ड्यूटी है उनका छात्र, उन्होंने ऐसे भाई सब चले गए घर देख और भाई चांसलर, इनको नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये एंटी मार्क्सिस्ट हैं। तो मैं परवाह नहीं करता, थैंक्स टू द वाइस चांसलर ऑफ दैट टाइम मैं बना, और मैं दिखाया, टोल्ड द वाइस चांसलर कि आज ये चिल्ला रहे हैं, कल यही कहेंगे कि इनसे बढ़िया कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो कि हुआ, जब सबको मैं पूरा करना शुरू किया, आई बिकम सो पॉपुलर, सो डिमांडिंग ए प्रिंसिपल बाय एवरीबडी, चाहे लेफ्ट राइट, टीचर्स हों, बच्चे हों, कर्मचारी हों, आई बिकम एवरीबडी डार्लिंग। और फिर क्योंकि मैंने कॉलेज मैंने नहीं चलाया, जितने स्टेक होल्डर्स थे इन्होंने कॉलेज चलाया, जस्ट ए फैसिलिटेटर। मैं ज्वाइन किया प्रिंसिपल केएम कॉलेज का 98 में, मैं रेजिडेंट था 71 to 73 केएम कॉलेज का। देन आई वेंट टू जेएनयू, देन आई केम बैक, आई बिकेम प्रिंसिपल
इनकेम कॉलेज 98 98 to 2006 आप प्रिंसिपल रहे 98 से 2016 तक रहे, सर सॉरी यस यस 18 साल। लेकिन 10 साल रहा बीच में, आई वॉज डिसमिस्ड। अरे अभी उसके दौरान हाँ, ये हुआ? 2012 में आई वॉज डिसमिस्ड ऑन ए फ्रिंजी ग्राउंड, नो फॉल्ट ऑफ माइन। इंक्वायरियाँ, सुप्रीम कोर्ट जज की इंक्वायरियाँ हुई, दो इंक्वायरियाँ हुई, फोरेंसिक ऑडिट हुआ, सब जगह आई वॉज क्लियर्ड। और ये इंक्वायरी में आया कि इट इज द वाइस चांसलर हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दोज लैप्सेज एंड द कमिटी ऑफ नहीं द सर, व्हेन यू वर डिसमिस तो विदाउट एनी रीजन। नो कुछ तो वजह लाइक कुछ वजह था, तो चार्जेस थे अच्छा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने वीसी को क्या क्या बोल दिया, आपने पैसा खाया करके आप वाइस चांसलर हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड यू पुट मी अंडर सस्पेंशन, देन डिसमिसल। आपने चैलेंज नहीं किया होगा? हमने हाई कोर्ट में गए, चैलेंज किया मैंने। अच्छा आई स्पेंट ऑलमोस्ट 1 crore रुपीज। ओ माय गॉड See, own pocket. fighting a legal case is so costly in India. harassment, it's harassment. Plus harassment. हमने सब कुछ बेच करके अपना घर बेचा, गांव की जमीन मतलब जमीन बेचा, केस लड़ा। बट एंड ऑफ द डे जज कहती है कि नो, यू गो एंड फेस द इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी। Okay, my lord. I came back and I faced the inquiry of Justice Ganguly, S.C. Ganguly, 2G film का जो Supreme Court judge, and judge says, no, he is such a wonderful principal. This is a vice chancellor who is responsible for all these problems. And the record, inquiry report में है, उन्होंने रिपोर्ट दबा दिया। My goodness, I mean you've seen quite a lot, sir. उन्होंने रिपोर्ट दबा दिया। आपके एक कोई स्टूडेंट मिले थे मेरे को, उन्हें बताया था, एक बहुत ही निजी बात है ये एक्चुअली, पता नहीं मैं यहाँ पे महसूस मेरे को मेंशन करनी चाहिए नहीं, मगर उन्होंने मेरे को ये बताया था कि सर ने एक बार क्लास में हमको बताया था एक चीज़, ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम, बहुत संघर्ष रहा है आपका, तो उन्होंने बताया कि यू अपेरेंटली कंटेम्पलेटेड सुसाइड एट वन टाइम। Yes. इज इट ट्रू? Yes. I went to commit suicide by jumping into Jamuna during emergency days. It was end of 76. End of 76. Emergency was it was emergency days, and no way out to go and give your put your problems to, कोई सुनने वाला नहीं था। और गांव से आया था और जेल में था, एमफिल कर लिया था। एक किताब लिखी थी, द क्रिप्स मिशन, ए हैंडीवर्क ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, किताब भी पब्लिश हो गई थी। वो अभी आई है, सनातन धर्म और संस्कृति और अटल भारत की अटल महापुरुष अटल जी, उनका वो कॉफी टेबल बुक है, हमने 25 दिसंबर को भारत पॉइंट में किया था। तो मैं गया मरने के लिए। हम कि यदि गांव जाएंगे, जिस माँ ने कंगन बेचकर मुझे दिल्ली पढ़ने भेजा था, अनपढ़ माँ, फादर मेरे सन्यासी थे, बचपन से गिरुआ पहनते थे, तो माँ क्या कहेगी, क्या सोचेगी कि मेरे बेटे को कहाँ पढ़ने गया था, वापस आने के लिए, खेती करने के लिए। गांव के लोग क्या बोलेंगे कि सीताराम सिंह बेटा दिल्ली पढ़ने गए थे, गांव वापस आ गए। बेटर टू फिनिश योरसेल्फ। एंड यू वर मैरिड एट दैट टाइम? मैरिड। ओह गॉड। 75, आई गॉट मैरिड इन 75, 2 मार्च 75। ये मैं बात कर रहा हूँ 76 एंड का। So you are almost like you can say newly married. Newly married. Though you are still newly married, I would say. Oh no, I am now 77. Newly married तो कहाँ लिखा है कि 1 साल होता है या 10 साल होता है? I just celebrated my 50th marriage anniversary. और दोस्तों आपको बताऊं कि सर actually 77 years old हैं. He is 1949 born. Yes. आप सर की फिटनेस देख रहे हैं, आप सर के एलर्टनेस देख रहे हैं आप। सर इसका राज क्या है सर, ये बताइए। इसका राज ये है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, अनपढ़ माँ, इलिटरेट, गरीब घर की मेरी माँ थी, और फादर मेरे सन्यासी थे। माँ ने 2 चीज़ें कही थी कि बेटा जाओ किसी से डरना मत, और जो चाहोगे तुमको मिलेगा, माँ ने कहा था। और फादर ने कहा था, एक कहूँगा अटपटा लेकिन बाप ने कहा था कि दिल्ली जाने पढ़ने लंगोट को कस कर रखना। सी कितना इसका मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग है कि तुम जा रहे हो ऐसी जगह पढ़ने, दिल्ली में। दिल्ली उस के लिए अमेरिका था हम लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए दिल्ली, वहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है,
लेकिन जाओ वहाँ पर लंगोट को बांध के रखना और जो चाहोगे बाप का आशीर्वाद था सब मिलेगा। सर जब टॉर्नेडो आया था, आई थिंक 1978 78 या दिल्ली में, तो मेरे को ये भी सुनना है कि आपको टॉर्नेडो कोई 2-3 किलोमीटर दूर आपको उड़ा के ले गया था। यस वो यस कहानी क्या है सर? यस, मैं नया लेक्चर लगा था सत्यवती कॉलेज में। जहाँ पे 10 साल पढ़ाया था आपने? जी, वहाँ पर जहाँ पढ़ाया था 10 साल, सत्यवती उसमें नौकरी की दिल्ली में, कहानी है। जी, उसमें नौकरी मुझे नहीं मिली थी, राइट। उसमें नौकरी मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, मुझे फिजिकली मारपीट करना पड़ता नौकरी लेने के लिए। तब मैं मरने गया था तो लड़ना पड़ा था मुझे इतिहासकारों से। वो लोग देवर पूरा डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की एकेडमिक्स वही चलाते थे, जो मुझे नौकरी मिलती नहीं थी। जो इमरजेंसी खत्म हुई 77 में, जब इमरजेंसी खत्म हुई 22 महीने बाद, अब आ जाओ। और वही समय था जब बिहार में नक्सलिज्म शुरू हुआ था, नक्सलवाद, मुसहरी कांड बिहार में शुरू हुआ था। मैं बिहार से था, हमने कहा कब तो नक्सलाइट बन जाओ, मरेंगे नहीं, सुसाइड नहीं करेंगे, अब तो नक्सलवादी बनो, सबको मारो। तो हमने सोचा कि अब ये, तो हमने फिर किया, आर एस शर्मा को हमने फिजिकली किया। नूर हसन साहब वाज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने यूजीसी के थ्रू एक पोस्ट क्रिएट करवा लिया प्रोफेसर एमेरिटस का। ओके। वाइल ही वाज मिनिस्टर एजुकेशन। जैसे इमरजेंसी खत्म हुई 77 में, ही ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, प्रोफेसर एमेरिटस। अब मैं कहा, फिर मैं तो सबको कहा ना कि मैं तो पागल हो गया था। आई वॉज यंग बॉय, अब बदला लेना था मुझे, प्रतिशोध की भावना, क्योंकि अब तो क्या बचा, जब नौकरी मिलती है वो तो गांव जाओ, तो गांव क्यों जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, नक्सलाइट बन जाएंगे। बना शुरू किया। नूर हसन साहब को मैंने 1 किलोमीटर दौड़ाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां उनका चैम्बर था, बैठे हुए थे, वहां पहुंचा। तब तक मैं आई हैड बिकम ए न्यूसेंस फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि अब तो था, अब तो डरने का कुछ था नहीं ना, नौकरी मिलनी ही नहीं है, इमरजेंसी खत्म हो गई है, जेल जाने का डर नहीं है कि कोई जेल भेज देगा। और तो हम भगदम, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग बंद रहा 2 महीने तक मेरे डर से। ये सबको मालूम है, जो आज लोग जिंदा हैं सबको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि मेरा आतंक क्या था। और तब नूर हसन साहब भी फिर दोबारा वहाँ नहीं आए। फिर मुझे जॉब मिला सत्यवती कॉलेज में लेक्चरर का, उसके बाद जॉब मिला। और जब जॉब मिला तो क्लास लेकर आ रहा था, माल रोड पर खड़ा था, तो शाम को 4 बजे 3:30 बजे हम खड़े थे बस स्टैंड पर, माल रोड पर। अचानक हवा इतनी तेज आई और इतने बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए। आकाश का कलर एकदम येलो था। डर से वहाँ भी मैं खड़ा हो गया है। सारी बसें, गाड़ियाँ जो जहाँ था सब साइड होने लगे। और जहाँ हम खड़े थे, जिस बस स्टैंड के नीचे, बस स्टैंड उड़ा। मुझे पता नहीं, हाँ लगा कि बैग पे किसी ने हीट किया है। उस बाद में कहा गया मुझे कुछ पता नहीं है। और जब होश हुआ तो मैं 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि मैं होश में था, ओह गॉड, मैं 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पेड़ों, जब सारे पेड़ गिर गए थे, अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो उसके बीच में मैं जूझ रहा था। अंधेरा हो गया था पूरा बारिश में। और जहाँ से मैं निकला था, वहाँ पर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट हाउस है, वहाँ मेरे मित्र पढ़ते थे, मनोज कुमार IAS थे, यूपी में IAS थे, कमिश्नर थे यूपी के 2 में। मैं उनके रूम से निकला था तो मनोज बोले कि बॉस मत जाओ, आकाश का खराब हो रहा है, कदर कुछ भी हो सकता है। मैं जाऊँगा JNU। मैं रहता था JNU में, पढ़ाता यहाँ था, रहता था JNU में। मुझे वहाँ क्वार्टर मिला था रहने के लिए, मेरिट था। और उसके बाद में फिर शाम को 7 बजे 8 बजे तो पता नहीं कहाँ गया। फिर मुझे जब होश आया तो मैं पड़ा हुआ था। उस समय इरविन हॉस्पिटल था, आजकल उसका नाम जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, दिल्ली गेट पर। वहाँ जब मुझे होश हुआ तो देखा कि मेरे एक बेड पर 3 लोग पड़े हुए हैं, 2 तो लाशें, 2 मरे पड़े हुए हैं, और एक पैसे डाल दिए गए थे। शादी नई हुई थी, सब स्किन छिला हुआ था। और देन आई सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल फेस बट कंडेम्ड, बट ए वेरी ब्यूटीफुल फेस। पॉलिटिकल सिस्टम में वो फेस था इंदिरा गांधी का। शी केम टू सी अस,
she was the first to see all those people जो हिट थे इस टोर्नाडो का, और देखा कि तो मैडम खड़ी है भाई जिनका हम लोग खिलाफ करते थे इमरजेंसी में। स्टिल इमरजेंसी खबर आपको कैसे मिली थी सर? हम लोग एक्टिव आपको थे। उम्मीद थी कि ऐसी नहीं, उम्मीद हम लोग तो उसमें रोल प्ले किए ना। अच्छा। इमरजेंसी लगा उसमें तो हम लोग एक्टिव प्लेयर थे। इमरजेंसी तो लगा ही था। ओके। जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन अगेंस्ट इंदिरा गांधी के अगेंस्ट कांग्रेस के रिजीम में एकदम बहुत तीव्र था। एंड जेपी वाज लीडिंग द एजिटेशन। जयप्रकाश नारायण उन्होंने कॉल किया था आर्मी को, पुलिस को, मिलिशिया को, विद्यार्थियों को कि सब राइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंदिरा गांधी। तो जब ये नारा जब दिया अगेंस्ट स्टेट जेपी ने, तो स्टेट को तो नहीं चली। दे हैड ऑल रीजन्स टू बी कंसर्न्ड। एक तो ये रीजन हुआ गांधी मैदान में पटना का, ये जेपी का। हम लोग तो उसमें एक्टिव थे ना। हम हमारे दोस्त लोग पटना में थे, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सारे लोग तो जेपी आंदोलन का प्रोडक्ट हैं। इमरजेंसी के दौरान ये लोग पटना में थे, हम दिल्ली नौकरी के खोज में आ गए थे एमए करने के लिए। इट वॉज ए बिग थिंग टू होल्ड ए पब्लिक रैली इन JNU ड्यूरिंग द इमरजेंसी। हम लोगों ने किया था, सब लोग थे, योगेश थे, IC में थे, मैं था, सब लोग थे, जयशंकर भी होंगे, सब लोग थे, आनंद कुमार, सब ऑल थिंगर्स वी ज्वाइंड। चूंकि लेफ्ट वाज सपोर्टिंग द इमरजेंसी, लेफ्ट वाज सपोर्टिंग द इमरजेंसी, द गवर्नमेंट, ऑल लेफ्ट कमांड। इट वाज वेरी बैड थिंग। और इमरजेंसी क्या था, जो जितनी ब्रिटिश टाइम में बिफोर इंडिपेंडेंस जितनी तंग किया गया हमारे लोगों को, उसे अधिक तंग किया गया इमरजेंसी में। आप उसको अगेंस्ट गवर्नमेंट यू नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग। दीवार सुनता था, हम डरते थे कि कुछ सुन तो नहीं रहा है ना, उठाओ जेल में डाल दो। इतने लोग जेल गए थे। अटल जी बंद थे, अटल जी MP थे, फिरोज शाह रोड में उनका बंगलो MP बंगलो था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। हम उनसे मिलने गए विदाउट एनी फियर। तो पता था इमरजेंसी लगने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि संजय गांधी ने एडवाइस किया था अपनी माँ को, यदि तूने पावर दे दिया किसी और को तो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा। वो बहुत ही डायनेमिक नेता था। वो उसकी सोच थी, उसकी सोच बहुत कुछ अच्छी भी थी, कुछ बचपना था, बट ही वाज ए मैन ऑफ। तो इमरजेंसी उसे कहने पर लगाएगी। और क्यों लगी? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस जगमोहन लाल ने फैसला कर दिया था, राज नारायण ने केस किया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन 71 का इलेक्शन हुआ था MP रायबरेली से, उसको उन्होंने चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और जगमोहन लाल जज ने कहा कि शी हैड यूज्ड करप्ट मीन्स फॉर विनिंग द इलेक्शन, सो इलेक्शन कैंसिल कर दिया। नॉट ओनली दैट, in the judgment revised whether that she cannot contest the election for 6 years. ओह अच्छा। तो संजय गांधी ने कहा कि जहां छोड़ोगी, तो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इन अपील। वहां चल ही रहा था। इन द मीनवाइल जेपी आंदोलन, और जैसी जजमेंट आया हाई कोर्ट का इलाहाबाद का, फिर तो अपोजिशन, यूथ, द होल कंट्री एकदम, बिकॉज इमरजेंसी के सब मारे हुए थे। सर, आपकी जब पैदाइश हुई थी 1949, तकरीबन 1.5-2 साल आफ्टर पार्टीशन, 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, तो बहुत खून खराबा हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो 2 नेशन थियरी की बात करी थी, और पाकिस्तान रिलीजियस आधार पे ही बना था एक्चुअली, उनकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी तो थी नहीं कोई। अब सर उस दौरान जो मुसलमान रुक गए थे हिंदुस्तान में, वो तो अपने वतन से, अपनी मिट्टी से प्यार करते थे, वो यहाँ पे रुक गए थे, तभी रुके थे, उनका ऑप्शन था यहाँ पर। एंड सर आपने से पत्थरबाजी की बात की ना, कि प्रोटेस्ट में गए पत्थरबाजी की, दैट्स रॉन्ग। सो मैं JNK में था सर, सरहद पे था मैं 2003, आज से 22 साल पहले, 2003 से 2005। मैं 30 मीटर के फासले पे, कि यहाँ पे हमारा पोस्ट, हिंदुस्तान का आखिरी धरती को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ हमारा झंडा,
बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, फेंसिंग, और 30 मीटर कुछ भी नहीं होता सर, एक पत्थर मारो, ग्रेनेड, रोजाना हमारे पे ग्रेनेड, हमारे बंकर में रोजाना प्रयास करते थे वो, और 30 मीटर की दूरी पे यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, उनकी बातचीत, और रात को खास तौर फुसफुसाएंगे भी, आवाज हमको आती थी। तो उस टाइम पे सर पत्थरबाजी सिक्योरिटी रक्षा बलों पे बहुत होती थी, और अब बल्कि अब आप देखिए पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर कैंडल लाइट मार्च हुई। यस दर्दनाक पहलगाम हमले के बाद 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, उसके बाद जनरल आसिफ, और आपने प्रोफेसर एमरिटस की भी बात की थी, तो वो फील्ड मार्शल, उसको मैं एक पैरल करता हूँ क्योंकि वो प्रोफेसर एमरिटस नेवर रिटायर्स, फील्ड मार्शल भी कभी रिटायर नहीं होते। हिंदुस्तान के आप देखिए फील्ड मार्शल मानिक शाह साहब, इतने कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, फील्ड मार्शल करियप्पा साहब, हालांकि फील्ड मार्शल करियप्पा साहब वॉज चीफ बिफोर फील्ड मार्शल मानिक शाह, बाद में फील्ड मार्शल बने, इतने कैरिज्मेटिक। पाकिस्तान के आप देख लीजिए फील्ड मार्शल अयूब खान, जिसने अपने आप को ही फील्ड मार्शल बनाया था 65 में, और निशाने पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा अपने आप को। और ये एक और ये है, और आया है ये मुनीर, जो ये मुनीर, ठीक है सर। ये चीज मैंने देखी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों ने एक्चुअली, इससे पहले जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी ना सर, कि नाम बताओ, मजहब बताओ, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, मोदी से जाके कह देना, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि इसका मकसद था आतंकियों को कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एक फूट पैदा करने का, एक हेट्रेड पैदा करने का, एक बीज बो दिए नफरत के। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत यह है, हमारा हथियार यह है कि हमारी एकता है। क्या बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग लोग हैं, जब ये बन जाते हैं आपस में, एक मुट्ठी बन जाती है। जिससे मैं फौज से आता हूं, फौज इज अ वेरी ए पॉलिटिकल एंड अ वेरी सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी ट्रू। तो हमारा धर्म एज ऑफिसर था जो रिलीजन ऑफ द ट्रूप्स, मेरी पलटन का कॉम्बिनेशन था प्योर राजपूत, तो करनी माता आरती, दुर्गा माता आरती मेरे को बाय हार्ट आती है अभी भी। क्या बात है। एंड मेरे जवान लोग कहते थे अली सिंह साहब, ऐसा मेरे को फौज में कहते थे, अली सिंह साहब, दे एक्सेप्ट मी, एंड राम राम साहब, ईद मुबारक। आप सोचिए इससे खूबसूरत बात क्या होगी। जिस रेजिमेंट से मैं आता हूं तोपखाने से सर, वहां पे नासिक में हमारा एक सेंटर है, आर्टिलरी सेंटर, वहां पे 21 स्क्वायर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो योर टेक ऑन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद क्योंकि मैं ऐसा मानना है कि जब बाकी धर्मों को भी आप रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और हर धर्म एक ही बात करता है, पीस, ह्यूमैनिटी, भाईचारे की, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए हिंदुस्तानी। तो व्हाट इज योर टेक ऑन? माय टेक है इसमें 2-3 चीजें हैं। आपने मुझे जो पूछा है उसमें 2-3 चीजें से जुड़ी हुई हैं। पहले मैं शुरू करूंगा जो टू नेशन थियरी की बात हमने की, जीना की बात की, वो भी नहीं होता। यदि 1937 में जो प्रांतीय सरकारें बनी इलेक्शन के बाद ब्रिटिश रिजिम के तहत, यदि नेहरू यदि इतनी दूरदृष्टि वाले होते तो मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट का हिस्सा बना लेते, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह हार चुकी थी। लेकिन इन अ वाइडर नेशनल इंटरेस्ट नेहरू का फर्ज था कि जब देश भाग रहा है, बटने जा रहा है टू नेशन थियरी के, और पुरानी बातें चल रही हैं सब नहीं, तो उनका फर्ज था कि उसको खत्म करो और मुस्लिम लीग को पार्टनर बनाओ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, जो आज चल रहा है। आज समिति सरकारें बन रही है ना, आज सरकारें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन नेहरू ने, और पता नहीं गांधी की क्या मजबूरी थी, ये फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है, इस पर सारी बातें होनी चाहिए। तो एक तो ये था कि देश हमारा बढ़ता नहीं, तो जो लोग यहाँ रुक गए, जो आपने बहुत सही कहा, कौन रुके? जब ये देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, टू नेशन थियरी के नाम पर हुआ, तो यहाँ जो रुक गए उनको इस देश के, उनको इस वतन से प्यार था, और प्यार आज भी है। आज जो बात होती है, ये कुछ लोग हैं जो वो विष फैलाते हैं समाज में, और आज मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, हिंदू, ये कुछ लोग हैं। अदरवाइज इस देश में परफेक्ट यूनिटी है, देश में एकता में अनेकता, इस देश में एकता में ही अनेकता है, जो आपने कहा है। इसी को लेकर मोदी जी चल रहे हैं, इसको लेकर अटल जी चले थे।
हम अनेक होते हुए हम एक हैं। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हम एक हैं। इसलिए ये हमारी ताकत है। इस धरती पर कोई नोबडी कैन फेस इंडिया, क्योंकि हम एक हैं। हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, एक हैं, और ऊपर से वसुधैव कुटुंबकम। हमने यही सिखाया है, यही पढ़ा है, हमारे सनातन धर्म में यही है कि पूरी दुनिया ही हमारा कुटुंब है। आज ग्लोबल लेवल पर आज दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर। वाई? क्या इनके पास कोई गोली है, सबको मार देंगे क्या? अब बताइए, जो मकसद था 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला करने का, वो उन पे भारी पड़ गया, बैकफायर हो गया। बैकफायर हो गया। देश में फूट डालने की कोशिश करी, जी, हम जी। तो एक साथ हो गए। सब में पूरे देश ने देखा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, कैप्टन कर्नल सोफिया कुरैशी को। इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, इसलिए मैं दोबारा सलाम करता हूँ, अपने फौज को दोबारा सलाम करता हूँ। और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है ना, उतने नहीं है पाकिस्तान में, और उनको वही काफी है इनको धूल चटाने के लिए। चटाने के लिए, और चटाई भी हमने। चटाई भी हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए सर, कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा जंग हारने के बाद अपने हमको फील्ड मार्शल घोषित कर रहा है। कार्टूनों की फौज पाल रखी है इन लोगों ने बेसिकली। वो भी तब, हाँ। वो तो शुक्र मनाए कि चूंकि मोदी जी एक दूरदर्शी स्टेट्समैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दूरदर्शी हैं। देखते हुए इन्होंने कभी नहीं कहा आर्मी को कि तुम हमला कर दो, पब्लिक को मारो। वहां मारो जहां वो छिपे हुए हैं। छिपे हुए 9 सटीक तरीके से, और सटीक मारा, सटीक भूख का मारा, लॉन्च पैड्स पे सटीक मारा। 14 दिन के बाद 13-14 दिन लगे सोचने में। अच्छा प्लानिंग करी, बिल्कुल मारा। अच्छा, एक और चीज सर, बहुत लोग जो कहते हैं कि सीजफायर क्यों कर दिया, ये कर दिया। सर हैव फेथ, जो गाड़ी चला रहा है ना, हैव फेथ इन द ड्राइवर। को ड्राइविंग, आप बैक सीट ड्राइविंग, इसीलिए ये बहुत छोटी बातें पोजीशन कर रहा है। छोड़ दो मोदी जी पर ना। अभी तो स्थगित, अभी तो सिंधु वाटर जो चल, अभी पाकिस्तान मरने जा रहा है, चिल्ला रहा है हर जगह, चिल्ला रहा है। तो मोदी जी इतने दूरदर्शी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको पूरा अपोजिशन को इनमें विश्वास रखना चाहिए, करना चाहिए। नो, जो कब हो रहा है ये अच्छी बात नहीं हो रही है, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है ये। लेकिन देश समझता है, आज देश मोदी के साथ है। और पाकिस्तान तो जब चाहे तो मोदी बोलते हैं, जब चाहे खत्म कर देंगे। कहाँ टिकेगा पाकिस्तान? कहाँ टिकेगा बताओ? तो ना ही पैसा है, ना ही दमखम है, ना ही हिम्मत है। इसलिए पड़ोसी है तो तुम रहो, लिव लाइक ए गुड नेबर। स्टाफ तो बंकर में आके दुबक गया। मंदिर का पता नहीं तो कहाँ गया। इनके जो जनरल हैं, मिनिस्टर हैं, वो तो अपने देश से जब जहाज डूबता है तो चूहे निकल के भागते हैं पहले। तो ये तो बाहर विदेश भेज देते हैं अपने परिवार वालों को। अब तो फौज का, अब तो सब मालूम है। कमाल की बात है, और लकीली कमाल है। आई एम प्राउड ऑफ यू बीइंग ए मुसलमान। आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर सो नेशनलिस्ट ए पर्सन। फौज हिंदुस्तान की ताकत है। अच्छा, न हिंदू है, मुसलमान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है सर, नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट। हमारा एक कसम लेते हैं हम फौज में, द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. तो सर, जो आपने शुरुआत में कही थी कि अपने फौज को आपने श्रद्धांजलि दी, उसी पे मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। हालांकि आपसे गुफ्तगू में इतना मजा आ रहा है, तो मैं आई रिकॉल कि आप मसरूफ है, आपका मैं बहुत टाइम ले लिया है और मजा आ रहा है। मुझे, मैं खुद पता नहीं, मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ अपनी भावनाओं को, फीलिंग को आपके थ्रू मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। ये हमारी बड़ी उसमें आपने जिस तरह से चीज़ों को पूछा है, और मैंने खुले मन से जो मन में बोला हूँ, चूँकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, और इन चीज़ों को उसी पर्सपेक्टिव में मेरे सामने रखा है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, नेशन फर्स्ट। और बिल्कुल सर, सर शुक्रिया बहुत बहुत सर, बहुत मज़ा आया सर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर साहब ने अपने विचार प्रकट करे। हम चाहते हैं एजुकेशन के मामले में खास तौर से लोग आए, सीखें, इनको सुने और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।